ओके, गुड इवनिंग सन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज गढ़वाल है और जैसा टॉपिक्स है कि सीएसईबी का एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक महीने में कैसे क्लियर करना है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, इस पे हम टॉपिक है। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए आया हूँ जिनके पास समय कम है और उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। समय पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन वो वीडियो देख के भी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हमारे वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चन बेसिस जो आएंगे और पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर कर देंगे, डाउट्स कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन क्यों आने चाहिए और रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, उस टाइप से हम चलेंगे। कुछ थ्योरी डिटेल में रहेंगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगे, आपको मज़ा आएगा। बस आपको समझिएगा एक महीने में अगर आपने पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आपका श्योर है कि आप विद इन रैंक आप आ जाएंगे और आपका क्रैक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम में सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहले होती है वो रेजिस्टेंस पे होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस या तो सर्किट होती है जिसे बनाना रहता है, या फिर क्वेश्चन के रेजिस्टेंस रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसका डायमीटर इतना है, उसका डायमीटर इतना है, तो हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला, आपकी सर्किट सॉल्व करो। दूसरा, अगर किसी के लेंथ इंक्रीज कर दे या डायमीटर डिक्रीज कर दें तो उसके एक्चुअल रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर का इफेक्ट अगर कोई मेटल है या कोई सेमीकंडक्टर है उस पर क्या होगा। 3 टाइप के क्वेश्चंस बस आते हैं रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूरी के पूरा आपके जेब में है। चले देखते हैं सबसे पहले क्या है। एज यू नो, आपको सबको पता है रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ से सबको पता है, हम उससे डिटेल नहीं जाएंगे। रेजिस्टेंस का सीधा साधा फॉर्मूला होता है आपका R=ρL/A। दिस इज रेजिस्टिविटी, लेंथ है, एरिया है। कॉमन सी बात है, अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। डिनोमीटर में है, सिंपल सी कहानी है। इससे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होती है, सबको पता है। ओम का रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता है ओम, पर रेजिस्टिविटी की क्या होता है किसी को पता है? तो अगर नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, रो आपका रहेगा, रो को जब निकालेंगे लेके आएंगे, आर भाई ये होगा ओम, एरिया का होता है मीटर इंटू मीटर, मीटर डिवाइड बाई मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मो मीटर आपका सबसे पहला आपका क्वेश्चन का आंसर है आपका मोह पर मोह मीटर। दिस इज रेजिस्टिविटी के कई टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये एकदम सिंपल सा है, लेकिन इसका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता बहुत से लड़के ना रॉन्ग मार के आए हैं। ये एकदम सिंपल सा है जो आपको पता होना चाहिए या पता चल गया है। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन से पहुंचते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपका कंडक्टर है, अगर उसकी एरिया को बढ़ा दिया जाए तो एरिया का फॉर्मूला, और अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो लेंथ का फॉर्मूला। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। πr² क्यों होता है? क्योंकि आपका कंडक्टर तो सर्कल में होता है ना, ये कंडक्टर है, ये इसके एरिया है, रेडियस r है, ठीक है, πr² होता है। ठीक है, ये क्लियर है मेरे ख्याल से। अब अगर मैं इसको अलग भाषा में डिवाइड करूँ, अब देखिए कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट देखिए कि पाई तो हमारा पाई रहेगा यूनिवर्सल, r को हम क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि r² है इसलिए d/2 दो बार हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो πd²/4 हो सकता है। हमारा क्वेश्चन बस इससे सॉल्व होगा, यही हमारा बेसिक है। अगर आपको ये आता है तो आपको सब आ जाता है, आप सब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता है कि पहले कोई कंडक्टर थी जिसकी लेंथ इतनी मीटर थी, अगर उसके लेंथ को दुगना कर दिया जाए और डायमीटर को हाफ कर दिया जाए, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ड्स को समझना। डायमीटर और एरिया दोनों लग एक जैसे रहे हैं लेकिन दोनों हैं नहीं एक जैसे। क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है डायमीटर या एरिया। जब भी आपको एरिया बोला जाए तो सिंपल सी बात है, आपको उसको इस पार्ट में आपको डाल देना है कि R=ρL/A। ठीक है, R1 और R2 आपका हो जाएगा ρL/A2, ये 1 में आ जाएगा। अगर इस केस में बोला जाए कि अगर आपको लेंथ आपकी दुगनी कर दी जाती है और एरिया आपका हाफ कर दिया जाता है, ठीक है, तो लेंथ आपकी दुगनी कर दिया गया है। देखिए ये है लेंथ इंटू 2 और ये आपका हाफ,
ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 टाइम्स। और इसे घुमा दें कि अगर लेंथ हाफ कर दिया जाए और एरिया दुगना कर दिया जाए तब क्या होगा, एल आपका हाफ हो गया और एरिया आपका डबल हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये तो इसी के साथ आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आता है। अगर इसको मैं थ्योरेटिकली या समझने के पॉइंट्स में बोलूँ तो इस केस में आपको बस जानना है, एक याद रखिए सिंपल सा, अगर आपके पास एक तार है, अगर तार को आप जितना ज़्यादा खींचते जाओगे ना, ठीक है, जितने ज़्यादा खींचते जाओगे उतना उसका डायमीटर कम होते जाएगा, सिंपल। और जितनी ज़्यादा आप उसको खींचते जाओगे ना उतनी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अब हम केमिस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री उतना हमें ज़्यादा डीपली जाना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बनने की बात है कि इसके केस में हमारा कैसा होता है। ठीक है, अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट पहुँचते हैं। अगर हमारा क्वेश्चंस में यहाँ मैंने एक सिंपल से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और करके रखा हुआ है कि इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लो कि हमारा आर इक्वल टू रो एल बाई ए करके है। किसी केस में बोला जाता है कि अगर आपका लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया जाए, डायमीटर को हाफ कर दिया जाए, लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, तो मैंने क्या लिखा था कि कितने टाइम्स ज़्यादा चल जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा चल जाएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके भी निकाला है और यहाँ भी मैंने उसी चीज़ को कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर डायमीटर के केस में निकाला जाए तो रो L2 बाई इंटू 2 लेंथ दुगना हो गया है और डायमीटर क्या हाफ हो गया है, तो डी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी स्क्वायर बाई 2 हाफ, इसका भी हाफ हो गया है, मतलब आपका डिवाइड बाई 4, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है। देखिए बाई ये इसका जो है ये 4 वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो रो एल बाई डी बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो एल बाई 2 के हिसाब से दूसरे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो पहले फॉर्मूले में जो 4 था इसको डिवाइड बाई डिवाइड होगा, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 टाइम आपका ज़्यादा रहेगा। ये बहुत समझने की बात, इसमें ज़्यादा रटने की दिक्कत नहीं है, सिंपल समझने की बात, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार आता है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं जो क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें इसलिए पूछा जाता है कि आकि आपको बेसिक नॉलेज तो रहे कि कौन सी सब्जेक्ट्स में और कौन सी मेटल्स में कितना टेम्परेचर राइज करने के बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा इस पर अलग तरीके से समझते हैं, एकदम ट्रिकी सा है, आपको समझना है। सपोज़ कोई कंडक्टर है आपके पास सिंपल एक कॉपर है, हम मानते हैं कि आपके पास कॉपर का एक कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर का एक कंडक्टर है। मान लो कॉपर को आपने सुपर कंडक्टर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर कंडक्टर बनाने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। अभी जितने भी हमारे पास सुपर कंडक्टर बनाने के लिए जो भी स्कीम चल रही है उसमें आपको टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो आपके मेटल्स हैं वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करने के लिए उसको रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। दिस इज़ ए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी हम इसको समझते हैं। एक ये फॉर्मूला अगर आपने जान गया तो आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। RT फाइनल टेम्परेचर, R0 फाइनल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस +1, अल्फा 0 दिस इज कोफिशिएंट, दिस इज ए टेम्परेचर एट टाइम, कितना टेम्परेचर बढ़ा है। इसको बैक करके चलते हैं तो इस फार्मूले का बैक से ट्रेस हुआ है कि आपको रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है। मान लो स्टार्टिंग में वो 0 था, 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे ये मान लो 100 है तो 100 डिग्री पे 100 हो गया। ठीक है, तो फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी को हम ऐसे कर सकते हैं कि ये RT इक्वल टू अल्फा 0 बाई टी करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल टू डिस हो रहा है तो अल्फा दिस कोफिशिएंट होता है, तो R0 बाई टी हो गया। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है ये, यहाँ से देखिए ये ग्राफ अगर आपको समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला बोला जाता है कि अगर आपका कोई प्योर मेटल है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो मैं नहीं बताया उसको एक बार और क्लियर करते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी मेटल पे टेम्परेचर हम देते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है का मतलब हो अब वो जितने अच्छे से करंट पास कर उतने अच्छे से करंट पास नहीं करेगा वो।
अब वो अपने आप में क्या करेगा, उसको कुछ करंट ब्लॉक कर देगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंडक्टेंस उसकी कम हो जाती है। क्लियर हुआ? रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, कंडक्टेंस कम होता है। ये बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि मान लो कोई कॉपर है, ठीक है, कोई कॉपर के आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टेम्परेचर जैसे हम उसको देते हैं तो वो निकल जाता है। तो उसके आउटर बॉन्ड पे वो निकलने के बाद एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसकी